हेलो दोस्तों, आपके पेशे खिदमत है एक नई कहानी जिसका नाम है परछाई। रात के 9:30 बज रहे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था, जिनमें शहर की पीली स्ट्रीट लाइट कांपती हुई दिखाई दे रही थी। रवि ने अपनी पुरानी साइकिल बिल्डिंग के बाहर खड़ी की। पूरे दिन कॉर्पोरेट ऑफिस में फाइलें इधर से उधर पहुंचाने और छोटे मोटे काम करते करते उसकी कमर टूट चुकी थी। महीने की 15 तारीख थी, लेकिन जेब में सिर्फ 234 रुपये बचे थे। उसने ऊपर अपने किराए के छोटे से कमरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। बस किसी तरह यह महीना भी निकल जाए। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे तक पहुंचा। कमरा मुश्किल से 10 बाई 8 का था। एक लोहे का पलंग, एक पुरानी मेज, किताबों का छोटा सा ढेर और एक अलमारी। उसने दरवाज़ा बंद किया। क्लिक, स्विच दबाया। पीला बल्ब जल उठा। रवि ने जूते उतारने के लिए नीचे झुकते ही दीवार पर अपनी नज़र डाली और उसका पूरा शरीर जम गया। दीवार पर जो परछाई थी वो उसकी नहीं थी। रवि सामान्य कद का आदमी था, लेकिन दीवार पर खड़ी आकृति उसके उससे कहीं लंबी थी। उससे उसके सिर पर एक ऊंची नुकीली टोपी थी, कंधों पर लंबा चोगा, हाथ में जैसे कोई डंडा हो। रवि ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। दीवार पर खड़ी आकृति यानी शैडो बिल्कुल स्थिर रही। उसने दूसरा हाथ उठाया। इस बार भी कुछ नहीं। फिर दीवार पर मौजूद वो शैडो धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाने लगी। रवि की सांस रुक गई। ये उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अचानक वो आकृति अपना हाथ उठाकर जैसे उसे बुलाने लगी। रवि चीख पड़ा। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरा में डूब गया। कुछ सेकंड बाद तक हांफता रहा। नहीं, नहीं, ये सपना है, उसने खुद को समझाया। कांपते हाथों से फिर स्विच दबाया। बल्ब दोबारा जल उठा। दीवार पर अब उसकी अपनी परछाई थी। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। रवि ने राहत की सांस ली। मैं भी ना। वो हल्का सा हंसा। लेकिन जैसे ही वो पलंग की ओर मुड़ा, दीवार पर उसकी परछाई ने मुड़ने के बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। इस बार वो सचमुच कमरे से भाग निकला। वो पूरी रात सड़क पर भटकता रहा। कभी पार्क में बैठता, कभी चाय की दुकान पर, कभी खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? सुबह होने तक उसने खुद को समझा लिया, थकान है, टेंशन है, दिमाग खेल रहा है मेरे साथ। दोपहर ऑफिस लंच ब्रेक शुरू हुआ। बाकी कर्मचारी कैंटीन की तरफ चले गए। रवि चुपचाप बिल्डिंग के बाहर धूप में आकर खड़ा हो गया। उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी। इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल थी। रवि मुस्कुराया। देखो, कुछ नहीं था। लेकिन तभी परछाई ने अचानक अपना सिर उठा लिया, जबकि रवि बिल्कुल स्थिर खड़ा था। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियों से सामने सड़क के ऊपर उस पार इशारा किया। रवि का दिल धड़क उठा। वो घबरा कर पीछे हट गया। परछाई फिर भी उसी दिशा में इशारा करती रही। रवि, पीछे से आवाज आई। उसका सहकर्मी, उसका कलीग दीपक था। किसे देख रहे हो? रवि घबराकर बोला, ये यहाँ आओ, मेरी परछाई देखो। दीपक हंसते हुए उसके पास आया। दोनों ने नीचे देखा। परछाई बिल्कुल नॉर्मल थी। दीपक मुस्कुराया। लगता है ओवर टाइम ज्यादा हो गया है तुम्हारा। रवि कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उस रात उसने तय कर लिया, अगर यह सच है तो आज वो इससे भागेगा नहीं। रात के ठीक 10 बजे रवि ने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके उसकी लौ हवा न हो उसकी लौ हवा न होने के बावजूद हल्की हल्की कांप रही थी। रवि ने मोमबत्ती को कमरे के बीच रख दिया और दीवार के सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर दीवार पर उसकी परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। उसके कंधे चौड़े होने लगे। सिर पर लंबी नुकीली टोपी उभर आई, लंबा चोगा और हाथ में एक टेढ़ी सी छड़ी। वही मिस्टेरियस जादूगर। रवि का गला सूख गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखने लगी। रवि कुछ समझ नहीं पाया। वो तुरंत मेज से एक कॉपी और पेन उठा लिया। उसने दोबारा दोबारा करो, जैसे परछाई उसकी बात समझ गई हो। उसने फिर वही हरकत दोहराई। धीरे धीरे एक रेखा, फिर दूसरी रेखा, फिर एक गोल निशान, फिर एक पेड़, फिर लहरदार रेखा। रवि हर चीज कागज पर उतारता गया। करीब 20 मिनट बाद कागज पर एक अजीब सा नक्शा बन चुका था। बीच में एक विशाल पेड़, उसके पास बहती नदी,
और पेड़ की जड़ के नीचे एक बड़ा एक्स का निशान। रवि ने नक्शे को देखा, ये जगह कहाँ है? परछाई ने सिर झुकाया, फिर अपनी उंगली से नक्शे के कोने में 3 अक्षर बनाए, काली नदी। रवि चौंक पड़ा। काली नदी, यह नाम उसने बचपन में सुना था। उसके गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी नदी थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कभी तांत्रिक और साधु रहा करते थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। तुम चाहते हो मैं वहां जाऊं? परछाई ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया और अगले पल वो फिर उसकी अपनी साधारण परछाई बन गई। अगली सुबह रवि ने ऑफिस में बीमार होने का बहाना बनाया, छुट्टी ली, बस पकड़कर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। दोपहर तक वो काली नदी पहुंच चुका था। नदी वैसी ही थी जैसे उसने बचपन में सुनी थी। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बहते पानी की आवाज। उसने जेब से नक्शा निकाला। नक्शे पर बने निशानों को मिलाते हुए वो जंगल के अंदर बढ़ता गया। करीब आधे घंटे बाद उसे वो पेड़ दिखाई दिया, विशाल बरगद, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो घुटनों के बल बैठ गया, एक मोटी लकड़ी उठाई और खोदना शुरू किया। पहले सिर्फ मिट्टी निकली, फिर छोटे पत्थर। 10-15 मिनट, 20 मिनट उसके हाथ छिल गए। शायद मैं सच में पागल हो गया हूं। वो उठने ही वाला था कि ठक, लकड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। धीरे धीरे एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर आने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। संदूक पर लोहे का जंग लगा हुआ ताला था जो हल्का सा दबाते ही टूटकर नीचे गिर गया। रवि ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसके बीच में रखे थे हीरे, मणिक, पन्ने, पुराने जमाने के गहने और सबसे ऊपर चमड़े में लिपटी एक पुरानी डायरी। रवि ने धीरे से डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सफल हो गया। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। रवि ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी साफ पढ़े जा सकते थे। मेरा नाम विराज है। लोग मुझे जादूगर कहते हैं, लेकिन मैं जादूगर नहीं, ज्ञान का साधक हूँ। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। वो पढ़ता गया। कई वर्षों की खोज के बाद मुझे ये खजाना मिला, लेकिन उसी दिन मेरे अपने शिष्यों ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। उन्हें खजाने का पता लग चुका था। वो मेरा पीछा कर रहे थे। यदि मैं जीवित रहा तो वो मुझे यातनाएं देकर खजाने का स्थान जान लेंगे। इसलिए मैं एक दूसरा मार्ग चुना है। रवि ने अगला पन्ना पलटा। हिमालय के एक योगी ने मुझे एक दुर्लभ जड़ी दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि मृत्यु के समय इसे हथेली में रखकर प्राण त्यागे जाएं तो आत्मा अगले जन्म तक अपना संकल्प नहीं भूलती। लेकिन एक समस्या है, पुनर्जन्म में स्मृतियां मिट जाती हैं, यानी याददाश्त चली जाती है। इसलिए मैं अपनी आत्मा का अंश एक अपनी परछाई में बांध रहा हूँ। वही परछाई अगले जन्म में मुझे मेरे खजाने तक ले जाएगी। रवि की सांसें थम गई। उसे अचानक पिछली बातें याद आने लगी। वो टोपी, वो चोगा, वो इशारे, सब कुछ डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम मैं ही हूँ। अपने हाथ को देखो। रवि ने अनायास अपनी दाहिने हथेली खोली। उसकी हथेली के बीचों बीच एक हल्का सा अजीब निशान था, बिल्कुल पत्ते के आकार का। वही निशान डायरी के नीचे बने चित्र में भी था। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तेज तेज दृश्य चमकने लगे। एक विशाल पत्थर के कक्ष में खड़ा था। उसने लंबा काला चोगा पहन रखा था। सिर पर वही नुकीली टोपी। सामने सोने का यही संदूक रखा था। बाहर मशाले लिए कुछ लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसने जल्दी से संदूक उठाया, जंगल में भागा, यहीं इसी बरगद के नीचे उसे दबा दिया। फिर उसने अपनी हथेली पर एक हरी जड़ी रखी, आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए जहर पी लिया। दूर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि की आंखें खुली
वो फिर उसी बरगद के नीचे था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो फुसफुसाया, मैं वही विराज था। उसी क्षण डूबते सूरज की रोशनी उसके पीछे पड़ी। उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी। पहली बार वो जादूगर उसके सामने खड़ा था। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ रवि की ओर देखा और धीरे धीरे दोनों परछाइयां एक दूसरे में मिल गईं। अब जमीन पर सिर्फ रवि की अपनी परछाई थी, नॉर्मल, यह जैसे हमेशा होनी चाहिए थी। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संदूक बंद किया, आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा शायद किस्मत नाम की कोई चीज सचमुच होती है। वो संदूक उठाकर धीरे धीरे जंगल से बाहर चल पड़ा। उसके पीछे बरगद की लंबी परछाई हवा में लहराई, मानो सदियों पुराना एक वादा आखिरकार पूरा हो गया। और यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए चलते हैं।